हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड चैप्टर का 15th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 2.12 12th क्वेश्चन है ये। तो इसमें बोल रहा है अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम अ पॉइंट P 003 सेंटीमीटर टू अ पॉइंट Q 0.4 सेंटीमीटर 0 वाया अ पॉइंट R 0.6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। मतलब ये बोल रहा है कि एक चार्ज है हमारे पास 8 मिली कूलम का। तो मान लेते हैं कि कोई Q चार्ज है Q, जिसकी वैल्यू दे रखी है 8 मिली कूलम। मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻³ कूलम। और वो बोल रहा है कि ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0,0 क्योंकि ये ओरिजिन पे रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ इतना -2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ पॉइंट Q वाया पॉइंट R। मतलब अब ये बोल रहा है कि हमें वर्क डन निकालना है। अगर हम एक स्मॉल चार्ज ये वाला -2 × 10⁻⁹ कूलम इस स्मॉल चार्ज को P पॉइंट से Q पॉइंट तक ले जाते हैं वाया पॉइंट R से होते हुए। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। देखो P पॉइंट कहाँ पर है, 0,0,3 सेंटीमीटर, मतलब कहाँ पर वाई एक्सिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। ये बना लेते हैं पहले, एक मिनट। ये मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये जो P पॉइंट है ये कहाँ पर है, 0,0 तो ये एक्चुअली Z है। तो इसको हम Z में कैसे बनाएं, Z तो हमारा हो जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे एक 3D बना लेते हैं। चलो X, Y और Z भी बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ पे जो ये Q चार्ज है, एक जो 8 मिली कूलम वाला, वो ओरिजिन पे रखा हुआ है। और एक और चार्ज -2, इसको हम Q1 ले लेते हैं। Q1 इक्वल टू -2 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और इस चार्ज को हमको ले जाना है P पॉइंट से Q पॉइंट। तो P कहाँ पर है, 0,0,3, मतलब ये तो Z एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे 0,0,3 सेंटीमीटर और ये P हो गया। और कहाँ तक ले जाना है, Q पॉइंट तक, जो कि 0,4 सेंटीमीटर 0, मतलब वाई एक्सिस पे। तो ये यहाँ पे मान लेते हैं 0,4 सेंटीमीटर 0। ठीक है, वाया पॉइंट R, और R है ये 0,6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो ये कहीं एक जनरल पॉइंट है, कोई भी हो सकता है। यहाँ मान लेते हैं। चलो R 0, इधर मान लेते हैं 0, इसको मान लेते हैं यहाँ पर है पॉइंट। ठीक है, 0,6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इस चार्ज को, जो P पॉइंट पे चार्ज है, ये ना स्मॉल चार्ज Q1, इसको हमें ले जाना है P से Q, R से होते हुए। तो यहाँ से ले जाना है हमको R से होते हुए Q तक। P पॉइंट से ले जाना है Q तक R से होते हुए। ठीक है, तो किसको ले जाना है, Q1 को। तो यहाँ से ये Q1 जाएगा। अब देखो, हमें वर्क डन निकालना है इस Q1 चार्ज को P से Q तक ले जाने में। हमको ये पता है कि इसमें वर्क डन का सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू जिस चार्ज को ले जाते हैं वो वाला चार्ज Q1 ब्रैकेट V फाइनल माइनस V इनिशियल। मतलब वर्क डन
किसी भी जिस चार्ज को हम ले जाएंगे वो चार्ज हो जाएगा यहाँ पे Q1 और फिर हो जाएगा ब्रैकेट में पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से? दूसरे चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो V फाइनल आएगा वो V फाइनल और V इनिशियल आएगा वो Q की वजह से आएगा जो ओरिजिन पे रखा हुआ है। जिस चार्ज को ले जाते हैं वो यहाँ पे आ जाता है और पोटेंशियल जो आता है वो किसकी वजह से आता है? दूसरे चार्जेस की वजह से आता है, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू डाल देंगे और V फाइनल V इनिशियल निकाल लेंगे सबसे पहले। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, इसमें R का कोई रोल नहीं है क्योंकि हम P से Q तक ले जाएं, किसी भी रास्ते से ले जाएं। मान लीजिए कि अगर मैं ले जाता हूँ R से ना, अगर मैं R से नहीं ले जाता, कहीं और से ले जाता हूँ, मान लो यहाँ से ले गया, ठीक है, तब भी वर्क डन सेम रहेगा। अगर मैं P से Q ले जाता हूँ इस रास्ते से जो कि R से होते हुए जाता है, तो और जो वर्क डन आएगा वो उतना ही आएगा जितना मैं इस वाले पाथ से ले जाता हूँ, रेड वाले से, ठीक है। क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल तो पॉइंट पे डिपेंड करता है ना, पाथ पे डिपेंड करता नहीं है। अब यहाँ पे देखो Q1 वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक। और ये जो पोटेंशियल है फाइनल पॉइंट पे और इनिशियल पॉइंट पे, वो तो सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करता है, हमें पता है, ठीक है। तो इसीलिए हम किसी भी रास्ते से जाएं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल्स होंगे वो उतने ही रहेंगे, ठीक है, सेम रहेंगे। तो इसीलिए वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे करता है। तो हम पहले ये पोटेंशियल निकाल लेते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो देखो इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? Vi जो इनिशियल है वो P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, ठीक है। Vi जो होगा वो पोटेंशियल एट P होगा, लेकिन किसकी वजह से? ये जो चार्ज पड़ा हुआ है Q सेंटर ओरिजिन पे, उसकी वजह से। तो कितना हो जाएगा? हमें पता है एक फॉर्मूला, और ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन, इसको O ले लेते हैं, ओरिजिन है ना ये, O ले लेते हैं, ठीक है। तो KQ अपॉन क्या होता है फॉर्मूला? KQ बाय R, R मतलब डिस्टेंस, जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है वहाँ से, और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है वहाँ तक का डिस्टेंस। तो KQ बाय R, तो यहाँ पे OP हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक। और OP हमें पता है 3 सेंटीमीटर है, 0.03। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको KQ अपॉन 0.03, ठीक है। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया। ऐसे ही फाइनल पोटेंशियल निकाल लेते हैं Q पॉइंट पे। तो V फाइनल जो होगा वो हो जाएगा VQ, कितना हो जाएगा? KQ अपॉन, इस Q की वजह से ही पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि जिस चार्ज को ले जाते हैं उसकी वजह, उसको छोड़ के बाकी सब की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं। तो बाकी सब है कौन? स्मॉल q ही तो है, ठीक है। तो KQ बाय ये क्या हो जाएगा? OQ, और ये कितना हो जाएगा? KQ अपॉन OQ की वैल्यू कितनी है? OQ डिस्टेंस कितना है? ये तो 4 सेंटीमीटर है, तो 0.04 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल को रख देंगे यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में, तो वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन आ जाना चाहिए, Q1 की वैल्यू डाल देते हैं -2, और इसमें जो हम चार्ज डालते हैं वो साइन के साथ डालते हैं, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे -2 × 10⁻⁻9 ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा? V फाइनल कितना हो जाएगा? ये KQ अपॉन 0.04 माइनस KQ अपॉन 0.03, ठीक है। KQ हम बाहर ले लेंगे, यह आ जाएगा -2 × 10⁻⁻9 इंटू KQ को बाहर लेंगे और K की वैल्यू डाल देते हैं, कितनी होती है? 9 × 10⁻9, और इंटू Q कितना है? वो ये कितना है? 8 × 10⁻³ है, 8 × 10⁻³ ठीक है। और ये ब्रैकेट में आ जाएगा कितना? 1/0.04 माइनस 1/0.03, ठीक है। अब इसको हम देखो, ये तो कट गया सीधा, 10⁻9 और -9 तो कट गया, ये कितना आ जाएगा? 8 × 2 16, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये इक्वल टू
ऐसे लिख लेंगे -16 इंटू 10 की पावर माइनस, एक मिनट, ये भी तो है 9, तो ये आ जाएगा। इस पूरे को ही सॉल्व कर लेते हैं और ये आ जाएगा हमारा। अब इसमें कैलकुलेशन बची है तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये वर्क डन आ जाएगा हमारा 1.2 जूल। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1.2 जूल। तो इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा Q1 को P से लेके Q तक ले जाने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, ये 13th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ क्यूब ऑफ साइड B हैज़ अ चार्ज Q at each of its vertices. Determine the potential and electric field due to this charge array at the center of the cube. मतलब बोल रहा है कि एक क्यूब है हमारे पास, ऐसा क्यूब बना लेते हैं एक। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इसके हर एक, यहाँ पे भी है, साइड बना लेते हैं इसको। ये क्यूब है जिसकी साइड दे रखी है B, ठीक, और उसके हर वर्टिसेस पे, हर एक वर्टेक्स, सारे वर्टिसेस पे रखा हुआ है चार्ज Q। तो यहाँ पे भी Q, ये भी Q है, ठीक है, Q है, यहाँ पे भी Q, और ये भी Q कोने पे। तो ये 8 हो गए, 8 वर्टिसेस होते हैं क्यूब के, तो 8 चार्जेस रख दिए, ठीक है, स्मॉल क्यू के, और साइड B है। अब बोल रहा है कि पोटेंशियल निकालना है हमको, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन सब की वजह से सेंटर पे, सेंटर ऑफ द क्यू, यहाँ पे मान लो ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना होता है, हर चार्ज से जो सेंटर का डिस्टेंस है वो तो बराबर ही होगा ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है, लेकिन होता कितना है तो हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कुछ डिस्टेंसेज हैं, जैसे कि अगर क्यूब है, अगर उसकी साइड B है तो उसका एक डायगोनल होता है ये वाला, एक होता है फेस डायगोनल, ये, ठीक है, इसकी लेंथ क्या होती है, ये इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, और उसकी लेंथ कितनी होती है √2a, ठीक। और एक और होता है हमारा, एक और डायगोनल होता है जिसे बोलते हैं बॉडी डायगोनल, ये वाला, मतलब ऑपोजिट जो वर्टिसेस हैं उनको जोड़ दो तो वो हो जाता है हमारा जो सेंटर से पास करेगा ये। तो ऑपोजिट जो वर्टिसेस हैं उनको जोड़ के जो डायगोनल मिलता है हमको उसे बोलते हैं बॉडी डायगोनल। बॉडी, ये आपको पता होना चाहिए, क्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर साइड B है तो उसकी फेस डायगोनल की जो लेंथ होती है वो √2a होती है, और जो बॉडी डायगोनल होता है उसकी लेंथ होती है √3a, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके प्रूफ में हम नहीं जाएंगे, इसको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो अब हमको देखना है कि हमें पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे इन सब की वजह से। तब देखो ये मान लो कि ये चार्ज है स्मॉल क्यू, यहाँ से लेके सेंटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो बॉडी डायगोनल है उसका आधा, ठीक है। ऐसे ही सारे चार्जेस से उतना ही हो जाएगा सेम, क्योंकि सिमेट्री है ना, सारे चार्जेस से सेंटर का डिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये एक चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा √3, इसको O ले लेते हैं, चलो एक मिनट, इसको ले लेते हैं, इसको O ले लो और इसको A ले लो। तो AO की लेंथ क्या हो जाएगी √3a/√3, सॉरी यहाँ पे A लिख दिया हमने, ये आएगा, ये आ जाएगा, एक मिनट, B है ना, साइड तो हमारी B दे रखी है तो इसीलिए हमको B लेना है, √3b। तो हाँ, तो AO की वैल्यू क्या हो जाएगी √3b/2, क्योंकि एक चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस उस बॉडी डायगोनल के का आधा हो जाएगा।
तो इसीलिए √3b/2 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एक चार्ज की वजह से निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू क्यू। तो पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, एक चार्ज ले लेते हैं, वो कितना हो जाएगा v इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, के क्यू अपॉन ए ओ, यही हो जाएगा ना। ए ओ की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू के क्यू अपॉन √3b। ठीक है, ये आ गया। अब ये तो पोटेंशियल ड्यू टू क्यू एक चार्ज की वजह से है, पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस कितना हो जाएगा, उसको V1 ले लेते हैं, चलो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा, देखो एक की वजह से पोटेंशियल है 2 इंटू के क्यू बाय √3b, तो यहाँ पे कितने चार्जेस पड़े हुए हैं 8। ठीक है, और सबका डिस्टेंस बराबर है, सबका चार्ज बराबर है, सब कुछ बराबर है, और पोटेंशियल की तो कोई डायरेक्शन भी नहीं होती, तो इसमें तो हम सीधा ऐड करेंगे। तो इसमें हम बोलेंगे एक चार्ज की वजह से अगर क्यू 2 इंटू के क्यू बाय √3b है, तो 8 चार्जेस की वजह से कितना हो जाएगा 8 इंटू वी। ठीक है, और 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू डाल देंगे वी की यहाँ पे, 8 इंटू वी हो जाएगा ना, तो 8 इंटू 2kq अपॉन √3b, तो कितना आ गया 16kq अपॉन √3b। ठीक है, और k की वैल्यू हमको पता ही है 9 इंटू 10 की पावर माइनस, सॉरी 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, उसकी वैल्यू रख सकते हो या फिर इतना ही छोड़ सकते हो, बहुत है, क्योंकि इसमें किसी की वैल्यू दे नहीं रखी है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। तो हमारा आ गया पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस एट द सेंटर। ठीक है, और क्या पूछा उसने, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे एक चार्ज की वजह से, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो ए चार्ज है, ए वाला, इस चार्ज की वजह से ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, वो इस तरफ होगी। ठीक है, क्यू की तरफ, ये ऊपर वाली, इसको बी ले लेते हैं, तो ए पॉइंट पे जो चार्ज पड़ा हुआ है उसकी वजह से ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बी की तरफ होगी, और जो बी पॉइंट पे चार्ज पड़ा हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे ए की तरफ होगी, ऐसे। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, सब कुछ सेम है, मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, और डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होगी। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। तो ये जो चार्ज पड़ा हुआ है ए पे और चार्ज पड़ा हुआ है बी पे, इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ओ पे, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो कैंसिल हो गई ए और बी पे, ए और बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ओ पे, वो कैंसिल हो गई। सिमिलरली यहाँ पे जो चार्ज पड़ा हुआ है ये वाला ए, इसको सी पॉइंट दे देते हैं, सी, और ये डी दे देते हैं। ठीक है, और इसको बोल देते हैं ये ई बोल देते हैं यहाँ पे ई, और ये एफ बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोल देते हैं हम क्या, इसको बोल देते हैं जी, ये वाला जो चार्ज है, और इसको बोल देते हैं एच। तो देखो ए और बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ओ पे, वो कैंसिल हो रही है, क्योंकि ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही सिमिलरली सी और डी भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ई, और यहाँ पे चलिए एफ आएगा, ई और एफ भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जी और एच भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 0। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक
ड्यू टू अ चार्ज is cancelled by the other charge placed at the opposite corner of body diagonal। ठीक है, तो वही चीज़ हमने बता दी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सेंटर पे जो भी होगी वो कैंसिल हो जाएगी दूसरे चार्ज की वजह से जो कि ऑपोजिट पॉइंट पे पड़ा हुआ है बॉडी डायगोनल के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है 2 टाइनी स्फेयर्स कैरिंग चार्जेस 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 centimeter apart. Find the potential and electric field। दो पार्ट हैं इसके, पहला पार्ट है एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस एंड दूसरा पार्ट है एट अ पॉइंट 10 centimeter फ्रॉम दिस मिड पॉइंट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। मतलब ये कह रहा है कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2 ले लेते हैं, Q1 और ये Q2। ठीक है, और Q1 की वैल्यू दे रखी है 1.5 माइक्रोकूलम और Q2 है 2.5 माइक्रोकूलम और बोल रहा है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चीज़ें निकालनी है। कहाँ पे? पहला पार्ट है एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, मतलब इन दोनों को आप जोड़ दो और इनके मिड पॉइंट पे हमको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक मान लेते हैं P पॉइंट है, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा Q1 की वजह से भी और Q2 की वजह से भी। तो पहला पार्ट देखते हैं, इसमें पोटेंशियल एट P क्या हो जाएगा, दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल लिख लेते हैं, वही हमारा उसको ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एट P। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल एक तो Q1 की वजह से होगा, वो कितना होगा KQ1 बाय KQ1 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है Q1 से लेके P तक 0.3 का आधा, क्योंकि वो बोल रहा है कि P जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट पे निकालना है ना दोनों के जो लाइन ज्वाइनिंग है, तो मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि Q1 से लेके P तक पॉइंट इसका आधा हो जाएगा 0.3 का, तो 0.15। ठीक, और पोटेंशियल Q2 की वजह से भी होगा, उसको भी हमको ऐड करना पड़ेगा, तो KQ2 अपॉन 0.15 क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, आधा आधा मिड पॉइंट है P। तो फिर इसको ऐड कर लेंगे, इसको वैल्यू डाल देंगे, तो ये देखो कॉमन ले लेते पहले K बाय 0.15 कॉमन ले लेंगे, तो K की वैल्यू कितनी है 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, अपॉन 0.15 और फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा Q1 + Q2। अब इस Q1 + Q2 की वैल्यू डाल देंगे, कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा ये VP इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9 अपॉन 0.15। ठीक है, ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2.5 माइक्रोकूलम 1.5 माइक्रोकूलम, तो 4 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो पहले से लिख लेंगे -6। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 2.4 × 10 की पावर 5 वोल्ट, तो ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा P पे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी है इसी पॉइंट पे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव हैं,
तो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पॉइंट पे वो होगी इस तरफ, ठीक है, उसको बोल देंगे E1। और Q2 की वजह से जो P पॉइंट पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी ये इस तरफ हो जाएगी, तो वो हो जाएगी E2 मान लेते हैं उसको, ठीक। और E1 और E2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, तो पहले E1 E2 निकाल लेते हैं। तो E1 की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 वो कितना है, E1 इक्वल टू KQ1 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है Q1 से P तक 0.15 का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है KQ/R², तो वही लगाया हमने, ठीक है। ऐसे ही निकाल लेते हैं, ये लगा लेते हैं कौन सा, E2 बता देते हैं कितना है। E2 वैसे ही हो जाएगा KQ2 अपॉन 0.15 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों को हमको माइनस करना है, तो इसमें पहले वैल्यू डाल देते हैं, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। तो देखो E1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे निकाल लेते हैं, चलो ये E1 की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे 9 × 10⁹ ऐसे कर लेते हैं, चलो पहले माइनस ही कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे E1 E2 हमको पता है ये आ गया, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो देखते हैं बड़ा कौन सा है, तो बड़ा कौन सा है यहाँ पे Q2 बड़ा है, तो Q2 अगर बड़ा है तो E2 भी बड़ा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, E2 - E1, क्योंकि E2 बड़ा है ना, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगी, E2 की तरफ आएगी, इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी P पॉइंट पे वो आ जाएगी लेफ्ट की तरफ, क्योंकि E2 बड़ा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इन दोनों को माइनस करेंगे, तो कॉमन ले लेते पहले K अपॉन 0.15 का स्क्वायर ब्रैकेट में Q2 - Q1, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे हम, तो आ जाएगा हमारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड EP इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ अपॉन 0.15 का स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट में Q2 - Q1 कितना हो जाएगा, Q2 कितना 2.5 माइक्रो और Q1 कितना 1.5, तो माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1 माइक्रो, तो 10⁻⁻6 आ जाएगा सीधा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई P पॉइंट पे ये 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ठीक। और ये तो हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो हमें इसमें भी यही निकालना है हमको, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। मतलब ये कहना चाहता है कि हमें इक्वेटोरियल प्लेन पे निकालना है। इक्वेटोरियल मतलब इन दोनों के Q1 और Q2 के जो लाइन जॉइनिंग है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ और उस लाइन के ऊपर निकालना है 10 सेंटीमीटर पे P पॉइंट से। तो डायग्राम बना लेते हैं उसको, पहले B पार्ट देख लेते हैं। जैसे कि मान लो ये है Q1, ठीक है, और ये है Q2, और ये हो गया इनका लाइन जॉइनिंग, और ये है वो P पॉइंट, मतलब ये मिड पॉइंट मान लो, P पॉइंट तो हम दूसरा ले लेंगे अब सेकंड पार्ट में। ये बोल रहा है कि अब एक ऐसे पॉइंट पे निकालना है जो कि क्या है 10 सेंटीमीटर दूर है मिड पॉइंट से, और किधर है, पर नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ठीक है। इस प्लेन पे, इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है वो पॉइंट, ये वाला, ये इस पॉइंट पे P। अब इसी पॉइंट पे हमको निकालना है, ठीक है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों। तो ये डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है ना वो, तो 0.1 मीटर हो गया। और हमको पता है कि ये कितना है 0.15 मीटर, और ये भी 0.15 मीटर है, क्योंकि टोटल 0.3 मीटर था। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल एट P
के लिए सबसे पहले हमको डिस्टेंस पता होना चाहिए ये वाला, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा, इसको r ले लेते हैं चलो। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है ये भी तो r ही हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो सेम है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो इसका परपेंडिकुलर बेस सेम है, और इस वाले ट्राइंगल में भी परपेंडिकुलर बेस सेम है, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। तो दोनों ट्राइंगल सेम हो गए तो ये डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो ये r की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। r कितना हो जाएगा, रूट पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, 0.15 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.18 मीटर, r की वैल्यू आ गई, ठीक। अब हम पोटेंशियल निकाल लेंगे p पॉइंट पे, तो Vp क्या हो जाएगा, पोटेंशियल दोनों की वजह से निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे सीधा। तो KQ1 अपॉन ऐसे लिख लेते हैं R प्लस KQ2 अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ऐड कर दे, कॉमन ले लेते K बाय आर कॉमन ले लो, और ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2, ठीक है। इनकी वैल्यू डाल देते हैं, तो Vp ये आ जाएगा, K की वैल्यू कितनी है 9 × 10 की पावर 9 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 0.18, ठीक है। और Q1 प्लस Q2 हमको पता है, एक था ये देख लेते हैं, देखो 1.5 माइक्रोकूलम और दूसरा 2.5 माइक्रोकूलम, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आ जाएगा ना। तो 4 माइक्रो आ जाएगा, तो 4 × 10 की पावर -6 ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 10 की पावर 5 वोल्ट। तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया P पॉइंट पे, ठीक है। और दूसरा उसने पूछा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी है, चलो वो भी निकाल लेते हैं। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से P पॉइंट पे किधर होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। उसको ले लेते हैं E1, और Q2 की वजह से जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, उसको ले लेते हैं E2, ठीक है। यहाँ पे ये E2, ठीक। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना, तो हमको डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, डायरेक्शन के साथ ऐड करना है, हमें वेक्टर सम करना है इनका। अब ये E1 और E2 को हम सीधा तो ऐड कर नहीं सकते, तो इसको हमें पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें चलो पहले लिख लेते हैं इसकी वैल्यू। E1 की वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला तो सिंपल है, हमें पता ही है, KQ1 अपॉन R², ठीक है। और E2 की वैल्यू कितनी है, KQ2 अपॉन R², ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको वेक्टर सम करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन इनकी अलग अलग है। तो पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं इसको, ये एंगल कितना है, ये मान लेते हैं थीटा है, तो ये भी तो थीटा ही होगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल तो सेम है, ठीक है। अब ये थीटा है तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, ठीक। तो अब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी वाला भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना ये दोनों थीटा थीटा। अब देखो ये E1 का एक कंपोनेंट आएगा इधर, इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड नहीं कर सकते। रिजॉल्व कैसे करते हैं, कैसे हम वेक्टर सम लेते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं लेक्चर में। तो अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप एक बार लेक्चर देख लीजिए, उसमें हमने समझा रखा है ढंग से कि कैसे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो E1 इधर है तो फिर इस तरफ आ जाएगा E1 cos थीटा, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा E1 sin थीटा, ये E1 sin थीटा। ऐसे ही E2 का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर जो कि हो जाएगा E2 cos थीटा, और एक ऊपर आ जाएगा इसी तरफ, कितना हो जाएगा E2 sin थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है ना, हमको एक तो इसको हम थोड़ा अलग बना लेते हैं। देखो पी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एक आ जाएगा कंपोनेंट इधर E1 cos थीटा और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, और दो कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ रहे हैं, एक यहाँ, एक मिनट टेढ़ा सा हो गया, यहाँ आ जाएगा E1 sin थीटा और यहाँ पे इधर ही E2 sin थीटा। ठीक है, ये हमने सिंपल बना लिया। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, इसको हमने E1 और E2 है इनके कंपोनेंट बनाए और इसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमको वेक्टर सम निकालना है। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा होगा, हमें पता है कि ये Q2 की वैल्यू ज़्यादा है तो E2 ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो लेफ्ट की तरफ आएगी, क्योंकि E2 ज़्यादा है ना, क्योंकि Q2 ज़्यादा है, बाकी सब तो सेम है, Q2 ज़्यादा होने की वजह से E2 ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरफ आ जाएगा हमारा E2 cos थीटा माइनस E1 cos थीटा। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे E2 माइनस E1 cos थीटा और ऊपर आ जाएगा E1 प्लस E2, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो जाएंगे और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा E1 प्लस E2 साइन थीटा। ठीक, तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो E1 E2 की वैल्यू निकालते हैं। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी K 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना है 1.5 ही था ना, हाँ 1.5 माइक्रोकूलम, 1.5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 0.18 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.17 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ऐसे ही हम E2 निकाल लेंगे। E2 की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें वैल्यू डाल देते हैं। K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q2 कितना है 2.5 माइक्रोकूलम था, 2.5 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा अपॉन यही आ जाएगा 0.18 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 6.94 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी दोनों। अब इसमें क्या है, हमको कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। यहाँ से कॉस थीटा साइन थीटा सब निकाल लेते हैं और इसमें डाल देंगे तो कुछ आ जाएगा हमारा। तो फिर चलो थीटा निकाल लेते हैं, मतलब कॉस थीटा निकाल लेते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू होगी, यहाँ से देखो ट्राइंगल से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो 0.15 अपॉन R हो जाएगा। तो 0.15 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 0.18, तो ये आ जाएगा हमारा 0.83 कॉस थीटा आ गया। ऐसे ही हम निकाल लेंगे साइन थीटा भी निकाल लेंगे। साइन थीटा क्या होगा, देखो ये हो जाएगा इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 0.1 अपॉन R की वैल्यू तो उतनी है 0.18, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा 0.05। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक, अब हम ये E1 E2 cos थीटा साइन थीटा इन सब की वैल्यू हमको पता चल गई है, तो हम इसमें डाल देंगे E2 माइनस E1 cos थीटा, E1 प्लस E2 साइन थीटा। ये हमारा निकल जाएगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस तरफ और कितना लग रहा है ऊपर। ठीक है, तो हम सारी वैल्यू इसमें डाल देते हैं।
तो इसको कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये E2 कितना है, ये 6.94 और E1 है 4.17। ठीक है, तो इस तरफ आ जाएगा हमारा ऐसा 6.94 माइनस 4.17 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, और इंटू कॉस थीटा भी है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0.83, तो यहाँ पे हम डाल देंगे इंटू 0.83। ये तो आ गया कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस तरफ, और ऊपर की तरफ कितनी आएगी, ये इन दोनों को प्लस करना है हमको। 6.94 प्लस 4.17 इंटू 10 की पावर 5 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 0.05। ठीक है, तो ये आ गया। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ करेक्ट करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे ये जो हमने 0.05 निकाला है साइन थीटा, वो थोड़ा गलत हो गया। ये एक्चुअली 0.55 होगा ये, तो ये एक्चुअली साइन थीटा ये इतना आना चाहिए, वो गलती से 0.05 लिख दिया। यहाँ पे 0.55 आएगा ये साइन थीटा। ठीक है, तो इसी साइन थीटा को हम फिर उसमें डाल देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये 0.55 आएगा साइन थीटा। अब इसको हम देखो सॉल्व कर लेंगे, तो इधर आना चाहिए, इसको दोबारा बना लेते हैं। ये इधर आएगा 2.3 इंटू 10 की पावर 5। ठीक, और ऊपर आ जाएगा 6.2 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस तरफ लग रही है हॉरिजॉन्टल में भी लेफ्ट साइड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी लग रही है। ठीक है, अब इनका नेट जो आएगा वो इस तरफ आएगा, ई नेट बोल देते हैं इसको, या EP बोल देते हैं सीधा। P पॉइंट पे निकाल रहे थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो EP की वैल्यू क्या आएगी, कैसे निकालेंगे, ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है इनका वेक्टर सम, तो इसको हम बोल देंगे ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका फॉर्मूला होता है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो उसका अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, नेट निकालना है, तो हम सीधा बोल सकते हैं इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड करके रूट ले लेंगे। ठीक है, ये पैरेललोग्राम लॉ है सिंपल सा, तो इसको हम बोल देंगे 2.3 इंटू 10 की पावर 5 उसका स्क्वायर और प्लस 6.2 इंटू 10 की पावर 5 इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे हम, और हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 6.6 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम एंगल भी बता सकते हैं, ये अल्फ़ा ले लेते हैं, तो हमें पता है कि ये tan अल्फ़ा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वैसे तो 11th का कॉन्सेप्ट है पैरेललोग्राम लॉ लगाना, वेक्टर सम निकालना, लेकिन हमने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा है जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है। तो कूलम्स लॉ के जब हमने पढ़ा था तो हमने वेक्टर सम भी निकालना सीखा था, और उसमें एंगल कैसे निकालना है ये वाला वो सब सीखा है। तो आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार आप जाके देख लीजिए कैसे वेक्टर सम निकालते हैं और कैसे ये एंगल निकालते हैं। तो tan अल्फ़ा सीधा हो जाएगा ये वाला ऊपर वाला कंपोनेंट, ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर वाली मतलब वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो ये कितना हो जाएगा, वर्टिकल कितना है 6.2 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 2.3 इंटू 10 की पावर 5, तो ये आ जाएगा हमारा 2.7। ठीक है, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू 2.7 आ गई। तो हम वैसे अल्फ़ा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा ये 69 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज़ अ चार्ज q। ठीक है, और उसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट बोल रहा है कि अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेसेस ऑफ द शेल।
मतलब पहला पार्ट देखते हैं, उसमें बोल रहा है कि एक हमारे पास शेल है, ठीक है, कंडक्टिंग शेल, मेटालिक शेल है, ऐसे बना लेते हैं। तो उसका एक इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है R2। तो ऐसे बना लेते हैं, इनर रेडियस R1, ये इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है, ठीक। तो फिर उसमें बोला कि उसके ऊपर चार्ज क्यों है, तो हमें पता है कि जो भी कोई कंडक्टर होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी चार्ज हम डालते हैं तो वो सारा सरफेस के एक्सटर्नल सरफेस पे आ जाता है। तो ये जो चार्ज होगा वो कहाँ पर होगा, ये एक्सटर्नल सरफेस पे फैला होगा, ठीक है, ऐसे। तो पॉजिटिव ही मान लेते हैं क्योंकि कोई साइन तो दिया नहीं है, तो पॉजिटिव मान लेते हैं, इस तरफ पॉजिटिव फैला हुआ है, ये बाहर नहीं है, ये दिखाने का तरीका है, ठीक है, सरफेस पे आ गया है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज है वो कि सेंटर पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है स्मॉल क्यू चार्ज, ठीक। और पूछता है कि व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल। अब हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है इनर और आउटर सरफेस पे। अब देखो होगा क्या, ये जो चार्ज क्यू है ये इसके शेल के अंदर है, ये कंडक्टिंग शेल है। कंडक्टिंग शेल में हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहते हैं फ्री शेल के अंदर। तो अब ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है ये उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। कितना आएगा, स्मॉल क्यू ही आ जाएगा। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर शेल के अंदर हम कोई चार्ज रखते हैं क्यू, तो ये स्मॉल, अगर हम यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया सेंटर पे, स्मॉल क्यू रख दिया, तो यहाँ पे इस वाले एक इंटरनल सरफेस पे भी चार्ज आ जाता है। कैसे आ जाता है, इंडक्शन से, क्योंकि ये जो चार्ज है स्मॉल क्यू सेंटर पे जो रखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सारे सरफेस पे, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जिससे कि जो सरफेस पे जो चार्ज है वो क्यू ही हो जाएगा, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, एक कोई प्रॉब्लम थी शायद, आप जाके देख सकते हो कि इसका हमने रीज़न दिया है बिल्कुल, कि जितना चार्ज सेंटर पे रखेंगे उतना ही चार्ज इंटरनल सरफेस पे आ जाता है, ठीक। तो जितना चार्ज इंटरनल सरफेस पे आएगा और उसके बाद वो चार्ज भी यहाँ पे भी आ जाएगा बाहर, क्यों, फिर एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा। मतलब ऐसे बना लेता हूँ, देखो पहले कितना चार्ज था शेल के ऊपर, कैपिटल क्यू, और जब हमने सेंटर पे रखा ना स्मॉल क्यू, तो जो शेल के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो तो कैपिटल क्यू ही रहेगा ना, हाँ रहेगा। तो अगर इंटरनल सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल क्यू, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो अब देखो टोटल चार्ज कितना है, शेल के ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू ही होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरनल सरफेस पे है माइनस क्यू और एक्सटर्नल सरफेस पे है प्लस क्यू, तो फिर ये टोटल कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, उसको माइनस क्यू लिख देता हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पे इंटरनल सरफेस पे आया है माइनस क्यू, तो इसी का ऑपोजिट एक्सटर्नल सरफेस पे आ जाएगा प्लस क्यू, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि हमको टोटल चार्ज ऑन द शेल कांस्टेंट रखना है, क्योंकि शेल के साथ किसी ने कांटेक्ट नहीं बनाया, शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हुआ, तो शेल के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो कैपिटल क्यू ही होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरनल सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उतना ही चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक्सटर्नल सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि चार्ज डेंसिटी उसने पूछे, चार्ज डेंसिटी कितनी होगी इनर और आउटर सरफेस पे। तो इनर सरफेस पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी उसको ले लेते हैं सिग्मा 1 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं सिग्मा 1, ये एक मिनट, ऐसे सिग्मा 1 इज द सिग्मा आई ले लेते हैं, नहीं तो सिग्मा आई
तो सिग्मा आई इज द चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस, कितना होगा, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज कितना है माइनस क्यू, और एरिया कितना है उसका 4πr1²। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो क्या रखनी है, तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं इतना। अब देखो यहाँ पे क्या है, आउटर सरफेस पे ही पूछा है, तो आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है, सिग्मा आउटर, यहाँ पे ले लेते हैं सिग्मा ओ आउटर इक्वल टू क्यू प्लस क्यू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है एक्सटर्नल सरफेस पे, कैपिटल क्यू पहले से ही था, और साथ में स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू और आ गया एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर, तो टोटल चार्ज हो जाएगा क्यू प्लस क्यू। ठीक है, अपॉन एरिया कितना है 4πr2², यही होगा ना। तो ये हमारी चार्ज डेंसिटी आ गई। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट। इसमें बोल रहा है इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी विद नो चार्ज जीरो इवन इफ द शेल इज नॉट स्फेरिकल बट हैज़ एनी इरेगुलर शेप। बोल रहा है कि ये तो हम वैसे पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर कैविटी है, मान लो ये कैविटी है और यहाँ पे मटेरियल है, तो अंदर खाली जगह है। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या किसी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है अगर ये शेल स्फेरिकल ना हो। अगर यही शेल स्फेरिकल ना होती तो कैविटी के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ज़ीरो होगी, तो हाँ ज़ीरो ही होगी, क्योंकि फ्लक्स भी तो ज़ीरो ही होगा ना यहाँ से। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ आपको मैं। देखो, मान लो कि यहाँ पे एक आप सरफेस एज्यूम करते हो, वैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में जाके देख सकते हो, हम पढ़ चुके हैं। अगर ये हम सिर्फ एक सरफेस एज्यूम करें, गॉसियन सरफेस, तो यहाँ से फ्लक्स कितना होगा, इस वाले सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0। ठीक है, ये तो ज़ीरो है क्योंकि इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं ना। गॉस लॉ क्या बोलता है कि फ्लक्स इक्वल टू जितना चार्ज है उस सरफेस के अंदर अपॉन ε0, और इस सरफेस के अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोल दिया, विद नो चार्ज, कैविटी विद नो चार्ज, चार्ज तो है नहीं, तो फ्लक्स भी ज़ीरो होगा। और एक और फॉर्मूला हमको पता है, फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dA या ds, है ना, ds था, dA जो भी मर्जी कुछ भी ले लो, ds सरफेस E डॉट ds। तो हमको पता है फ्लक्स ज़ीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ज़ीरो होना पड़ेगा उसके अंदर, है ना। इस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो होना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कैविटी के अंदर ज़ीरो हो जाएगी। ये चीज़ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में भी पढ़ चुके हैं। आप एक बार जाके देख भी सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में हमने पढ़ा था कि कोई भी एक कंडक्टर है, उसके अंदर कैविटी है, तो अगर उस कैविटी में कोई भी चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस कैविटी में ज़ीरो हो जाती है। और इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बचाने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, तो ये हो गया, तो फिर ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं एडिशनल एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।